अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। शिराज वैसी प्रोग्राम टी विद शिराज वैसी के साथ आज हम आपके लेकर आए हैं एक ऐसी मुलाकात जो संजीदा होने के साथ साथ उम्मीद है दिलचस्प भी होगी, खिलखिलाती भी होगी। हमारे आज के मेहमान हैं एक शानदार कॉलम निगार जिनके 15,000 से जायद कॉलम अखबारात में छप चुके हैं। एक दिलनशी शायर जिनके 3 शेरी मजमूए भी मंजर आम पे आ चुके हैं। एक बेहतरीन मुतरज्जम, नसर निगार और तनकीद निगार जिनकी 4 तसानीफ हम तालिब इल्मों की रहनुमाई के लिए दस्तयाब हैं। एक ज़बरदस्त माहिर तालीम, साइंस कॉलेज मुल्तान के साबिक प्रिंसिपल और सदर शोबा उर्दू में रह चुके हैं एमर्सन कॉलेज मुल्तान के। और सबसे अहम चीज़, एक जानदार एथलीट जो कि वाका टाका शाका के नाम से एक ब्रांड भी मुतारिफ करा चुके हैं, बल्कि एक ट्रेंड सेट कर चुके हैं और उस ट्रेंड को साथ साथ लेकर चल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम सर नसीम शाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है, आपने तो एक समा बांध दिया है हमारा। सर ये समा हकीकी भी तो है ना? हाँ, इसमें कोई गैर हकीकी चीज तो नहीं है? नहीं 15,000 जो आखिर पे जो वाका टाका का आपने जिक्र किया ना, ये तो सिंबल बन चुका है आपका। इससे मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि ये एक ना वाकई एक दुनिया भर में एक ट्रेंड बनता जा रहा है और चाहते भी हम यही हैं कि इसको इस तरह चलाया जाए ताकि लोग जो है ना सेहतमंद सरगर्मी की तरफ आए। अच्छा सर, सर्द मौसम में तेरी याद है हिद्दत का सबब, वरना मर जाते ठठर कर तेरे चाहने वाले। हाँ, तो ये सर जो वाका टाका शाका का है, ये किसी की याद में जो हिद्दत है वो आपको गर्म रखती है या वर्जिश के? क्योंकि सर्द मौसम है ना सर, बड़ा पता नहीं आप कैसे निकल रहे थे सर्द मौसम में। ये 2 बातें की हैं आपने। जिस्म को गर्म करना है तो आप वर्जिश करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर सर्द मौसम है तेरी याद हिद्दत का सबब दिल को करना है तो फिर याद है, फिर किसी की मोहब्बत है, यानी कि दिल और वजूद का हिजर है, ठीक है ना। तो ये जो शेर है ये तो जाहिर है कि कैफियत के हिसाब से है, ये महसूसात के हिसाब से है, इसका जिस्म से इतना ताल्लुक नहीं जितना इसका सर। आप बड़ी आसानी से ना पीछे छुड़वा के ना निकल गए हैं, क्योंकि मैं आपको शेर के जरिए ना वो उसमें लाना चाह रहा था। नहीं, आप ले आए मुझे, मैं आ जाता हूँ मैं तो उसमें आने को तैयार हूँ, लेकिन ये है कि आपने कहा ना कि ये वाका टाका, इससे गर्मी आती, वाका टाका से जिस्म तो आपका गर्म आता है, लेकिन ये जो अंदर की जो कैफियत है हिजर के हिसाब से ये शेर है कि बिछोड़े में सर्द मौसम में तेरी याद जो है ना वो हिद्दत का मुझे गर्म रखती है, मुझे जिंदा रखती है, गर्म से मुराद। तो शायरी का एक अपना हिसाब है और ये वाका टाका का अपना हिसाब है, दोनों चल रहे हैं। अच्छा सर, इतना शानदार तालीमी सफर बतौर उस्ताद वो तो आपका सबके सामने है, बतौर तालिब इल्म जो आपका तालीमी सफर है उसके बारे में कुछ बताएं, बचपन के बारे में बताएं। तालिब इल्म के हिसाब से ना मेरा कोई समझ लो कि कैंट में एक नुसरतुल इस्लाम हाई स्कूल है, बिल्कुल है सर, देखा ना, मारूफ है। तो उसमें मैं पढ़ा हूँ मैट्रिक तक, और आम सा स्कूल था, उसमें टाट होते थे प्राइमरी तक, और उसके बाद कुछ कुर्सियाँ वगैरह या डेस्क आ जाते थे। तो उस जमाने में मैंने 1974 में वहाँ मैट्रिक में मैंने उस स्कूल में टॉप किया था उस स्कूल में। उसके बाद मैं आ गया एमर्सन, जो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज बोसन रोड था, बिल्कुल, उसमें मैंने 4 साल लगाए, तो FA BA किया वहाँ। उसके बाद चला गया यूनिवर्सिटी BZU, वहाँ से MA किया, और उसके बाद ये तालीमी सफ़र तो मेरा हो गया मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद अमली ज़िंदगी शुरू हो गई, और पहली मेरी जो मुलाजमत थी वो सादिक पब्लिक स्कूल भावलपुर की। अच्छा, कैरियर का आगाज़ भावलपुर से किया था? हाँ जी, कैरियर का भावलपुर। और आपको पता है कि वो बहुत बड़ा स्कूल है, जैसे HSN कॉलेज का लेवल है उसका है, बिल्कुल। तो मेरी सिलेक्शन हो गई थी बैचलर पहले। अब उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात ये हुई कि 1 साल बाद मेरी सिलेक्शन हो गई बतौर लेक्चरर, अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और पोस्टिंग हो गई मेरी मुजफ्फरगढ़ में। तो मुजफ्फरगढ़ में जब मैं कॉलेज देखने गया कि कौन सा है, तो वो बल्दिया की इमारत में एक कॉलेज था, अच्छा, जिसके चारों तरफ काई जमा हुआ पानी था, और एक छोटी सी पगडंडी जो है ना वो कॉलेज के अंदर जाती थी, ठीक है। तो मैंने जब उसका मंजर देखा, मैंने कहा भाई मैं तो सादिक पब्लिक स्कूल छोड़ के नहीं आता, कहाँ वो आलीशान उसके ग्राउंड, आलीशान उसके कैंपसेस, ये वो। तो मैंने सोचा मैं नहीं जाऊंगा।
मैं जब वहां वापस गया तो वहां डॉक्टर एडी नसीम साहब थे, जो साहिवाल से वापस आए थे रिटायरमेंट के बाद, वहां के सदर शोभा थे। ठीक है। एक सादत सईद साहब, डॉक्टर सादत सईद हैं, बड़े मशहूर शख्सियत हैं, उनके वो वालिद। जी। तो उनको जब मैंने बताया कि मैं उत्थे नहीं जा रहा, वो पंजाबी बोल रहे थे, मैं क्या, उन्होंने मुझे एक जुमला कहा। मैंने ये जुमला जब लाहौर में गवर्नमेंट कॉलेज में तकरीब हुई ना, वहां भी जब कहा ना, सादत सईद सामने बैठे थे, मैंने कहा मैं एक जुमला आपको, उनका अमानतन जो है ना, उन्होंने कहा मैं जुत्ती ला लूंगा, अच्छा निकल जाए सोने दे पिंजरे तो। क्या? हाँ जी, ये कोई नौकरी है ये सर? सोने का पिंजरा, सोने का पिंजरा। वो पीछे की पस मंजर, पस मंजर सादिक पब्लिक स्कूल, लश पश, बहुत बड़ा एक दायरा, बिल्कुल, लेकिन उसमें कैरियर वाइज ये चीज तो नहीं थी जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आगे बढ़ने का सबब, आप आगे बढ़ने का, और फिर एक आजादी, आप किसी के मोहताज नहीं है, आप किसी के, आपकी गवर्नमेंट के आप सर्विस में आते हैं। तो मैंने फिर उनकी जो बात है पल्ले बांधी, और मैं वहां शोदाबाद में मैंने आके ज्वाइनिंग दे दी। ठीक है। अच्छा सर, शायरी से बात का ना आगाज करते हैं। माशाल्लाह शायरी के 3 मजमूए मंजर हम पे आ चुके हैं, और आपकी जो अब तक गुफ्तगू है उससे साफ पता चलता है कि तबीयत शायराना भी है, दिल बराना भी है। हाँ, लेकिन ना एक तासुर है हमारे मुआशरे में, ये जो शायरी है ना, ये टूटे हुए दिल जो जिनके होते हैं ना, वो लोग करते हैं ज्यादातर, किसी जज्बाती तासुर के जरिए असर, कोई हिजर, कोई वसाल का लम्हा, उसके जरिए असर करते हैं। आपने भी किसी ऐसे हादसे के जरिए से शायरी शुरू की, या खुदा दा सलाहियत थी? ये मतलब आज जो है ना, मैं जब ये आ रहा था ना यहाँ, तो मैंने कहा कि शिराजी साहब ने आज मुझसे जो भी पूछा ना, तो मैं ना सच सच बता दूंगा। वाह, ये तो मेरे लिए बड़ी शानदार बात है। मैंने कहा यार, अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम क्यों छुपाएं, फिर हम भी बताएं। बिल्कुल। हुआ ये था कि जब मैं गया शोभा उर्दू में, PZU, ये 1978 की बात, 1978, तो वहां इश्क लाहक हुआ। वाह वाह, लाहक हुआ, लाहक हो गया। वाह वाह वाह। अच्छा, उसके बाद मैंने वहां दाढ़ी रख ली। वाह वाह, बहुत बड़ी बड़ी मेरी दाढ़ी हो गई, और सबको पता था कि ये क्यों रखी है, वो होता है ना। हाँ, अच्छा, इसमें ना, इश्क में ना, मैंने एक चीज देखी है कि बंदे में ना खुद रहमी आ जाती है। बिल्कुल। मैं कोई ऐसा मंजर बनाऊं, मैं कोई ऐसी हालत बनाऊं कि महबूब को मुझ पे तरस आ जाए, यार मेरी वजह ना रुलिया पे है बंदा। तो तो मैंने जो है ना, मैंने अपना वो हाल बना लिया। तो हालांकि उसका असर कोई नहीं हुआ, यानी कि हाल ऐसा समझो, हाल तो बनाया, लेकिन वो असर नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल ये है कि उस इश्क की वजह से मेरे अंदर तब्दीलियां बहुत आई। मेरे अंदर ये शायरी की तब्दीली, सोच की तब्दीली, मेरे अंदर एक नर्म गुदास जो शख्सियत थी वो उसकी तब्दीली। ठीक है ना, इश्क आपको कुछ ना कुछ बना देता है, ठीक है ना, वो ये बिगाड़ता नहीं है, वो कुछ ना कुछ बना देता है। उसके बाद कुछ अर्सा जब गुजर गया तो मैंने रिकवरी शुरू की वहां, मतलब 1 साल गुजर गया ना वहां, मैंने कहा यार अब मैंने ना चुस्त किस्म की पैंटें पहनना शुरू कर, पतलूने, और बड़ा गेटअप। हालांकि उस वक्त नहीं था ट्रेंड, नहीं था चुस्त पैंटों का। हालांकि ऊपर से मैं एक बारिश था, नीचे मेरा जिस्म बहुत मॉडर्न था। इब्तिदा वहीं से कीजिए। तो मैंने कहा ये हुलिया जो है ना, अब ये मुझे रिकवर करेगा। इसलिए जब मैं सादिक पब्लिक स्कूल गया ना, तो मेरा इंटरव्यू लेते हुए ना, उन्होंने प्रिंसिपल जो थे वहां के, उन्होंने कहा आप ऊपर से इस्लामियात के लगते हैं, नीचे से आप अंग्रेजी के रखते हैं, और आए आप उर्दू के लिए। मैंने कहा जी ऐसा ही हूं मैं। तो बहरहाल वो एक बड़ा अच्छा एक तजर्बा था वो इश्क का, उसने मुझे बहुत कुछ दिया। अच्छा, उसके बाद तो फिर ऐसा हुआ कि इश्क होते चले गए तसलसल से, बोलो ना झाका ले जावे इश्क। तो लेकिन वो शिद्दत जो थी ना पहले की, वो फिर नहीं हो सकी। पहला इश्क ही एक आखिरी इश्क होता है। अच्छा, यानी कि इसका मतलब है कि शायरी जो है वो दिलों को बदलने का सबब तो बनती। देखें, ये मेरा ख्याल है कोई बंदा होता है ऐसा कि जिसको जिंदगी में कोई इश्क ना हुआ, या तो वो कोई जंगल में रहता है, या वो कोई इंसानों में रहा ही नहीं है, वरना ये वो कैफियत है जो इंसान की सरिश्त में डाल दी गई है, उसकी इंस्टिंक्ट में है ये वो।
उससे बच नहीं सकता वो। तो लेकिन जिन शायरों को ऐसा इश्क हो जाता है कोई अच्छा जिंदगी में, उनकी शायरी में गुदासपन, मोहब्बत, नरमी, खूबसूरती, हिजरो विसाल, ये सारी चीज आ जाती है। वाह वाह। अच्छा सर, आजकल की शायरी भी क्या दिलों को बदल सकती है? नहीं, आजकल जो है ना, मैं बड़ा मैं कहना तो नहीं चाहता, किसी की हौसला शिकनी नहीं मैं करना चाहता, एक ट्रेंड चल पड़ा है, चल रहा है, लेकिन आज की शायरी जो है ना शिराज साहब, जी जी, एक ना सतही शायरी, फुसफुसी शायरी। इस शायरी का आप देखें कितनी डेप्थ है, इससे आप अंदाजा लगाएं कि अगर किसी शायर से आप एक बार कोई उसकी चीज सुन लेते हैं, उसके बाद दूसरे बार कहते हैं यार मैं सुनी हुई है, मैं को और सुना। लेकिन ये जो हमारे बड़े शायर थे, क्लासिकी शायर थे, अब भी देखें, अहमद फराज को देख लें, फैज को देख लें, अहमद नदीम कासमी को देख लें, और पीछे चले जाए नासिर काज़मी को देख लें, और उससे पहले गालिब को देख लें, मीर को देख लें, उनकी शायरी आप बार बार पढ़ते हैं, बार बार सुनते हैं, और आपको एक अजीब किस्म का हर बार एक एहसास होता है कि मैं नई शायरी पढ़ रहा हूँ। अच्छा सर, आपकी इसी बात को लेकर आगे चलते हैं। आप खुद सदर शोबा उर्दू हैं। हाँ जी। आप सरबराह भी रहे इदारों के, यानी इस तालीमी मैदान में आप बहुत अरसे से हैं। जी जी। आखिर क्या वजह सर, जो मुल्तान की यूनिवर्सिटी हैं, कॉलेजेस हैं या इदारे हैं तालीमी, वो क्यों नहीं पैदा कर पाए ऐसे शायर या अदीब? अच्छा, ये जो है ना, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई मैकेनिकल अमल नहीं है कि आप किसी को टकसाल में डाल दें और शायर बन के निकाल दें, किसी को अदीब निकाल दें। ये बुनियादी तौर पर इंसान का ज़ौक है, लेकिन माहौल जरूर मुतासिर करता है। मैं वही कह रहा हूं। लेकिन अब आप देखें कि हमारे आज के जो ये इंस्टीट्यूशन है, इनमें जो असातिज़ा हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे शागिर्द हैं कई, ये वो, उनमें ना वो स्पार्क नहीं है, वो कशिश नहीं है कि जो तालिब इल्मों को मुतासिर करे कि हम भी बनना चाहते हैं, हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं, हम भी ऐसा ही लिखना चाहते हैं। वो उनको एकेडमिक चीजों में डाल दिया उन्होंने। एकेडमिक चीजों में आप एमफिल करें, आप बीएस करें, बस और इस तक महदूद रहें। उनके अंदर जो क्रिएटिव एक तख्लीकी यानी छुपी सलाहियतों को बेदार करने में कोई उनका वो उतना टाइम ही नहीं है उनके पास, वो टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है सर? टाइम इसलिए नहीं है कि एक तो ये भी है कि स्टूडेंट की तादाद बहुत ज्यादा है। अब आप देखें कि अब जो बीएस का जो प्रोग्राम मुतारिफ हुआ, तो इसमें जो थीसिस का मामला है, अब सूरत हाल ये है कि टॉपिक ही नहीं मिल रहे आपको, असातिज़ा को मारे फिर रहे हैं, यार इसको टॉपिक कौन सा दें। इसके लिए भी फिर किताबों पे किताबें हैं जो है उनको टॉपिक दे रहे हैं, ठीक है जी किताब पे रिसर्च कर लें, हालांकि वो कोई रिसर्च नहीं है, वो तो एक तनकीदी जायजा है आपका। इसलिए मैं समझता हूं कि असातिज़ा के पास भी, अच्छा फिर और भी एक बात है कि खुद असातिज़ा के अंदर भी तख्लीकी जो सलाहियतें हैं, मुदर्रिस बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने खुद क्या तख्लीक किया। वाह वाह। उनके कितने शेरी मजमूए आए हैं, उतनी कितनी किताबें कितनी हैं उनकी। तो वो एक एकेडमिक तो उनका हवाला है, लेकिन उनकी अपनी जो तख्लीकात है ना, वो हमें बहुत कम नजर। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, शायरी से निकलते हैं। हाल ही में ना आपने ना फेसबुक पे एक इस्लाह की, किसी की सहाफ़ी की इस्लाह की, जो सहाफ़ती ज़बान के मयार से मुतल्लिक़ थी, लेकिन उसका रद्दअमल बड़ा शदीद आया सर। तवक्को थी आपको? अच्छा, बात यह है कि सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखें कि जब भी आप कोई काम करते हैं ना इस माशरे में, ये माशरा है बड़ा मनफी किस्म का। इसमें अगर आप क्यों बना ज़िम्नी सवाल क्यों बना? ज़िम्नी सवाल इसलिए है कि मुसलसल एक जो हमारा डिक्लाइन है ना, ज़वाल है हमारी सोच का, हमारे इस अमल का कि मैं ही सही हूँ, मेरे अलावा सब गलत है, और जो मैं कह बैठा हूँ ये पत्थर पर लकीर है, इसको मानना पड़ेगा। अगर हम नहीं मानेंगे तो मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। ये एक सोच हमारे अंदर डेवलप कर दी गई है, हालांकि इसको बदलना चाहिए। मैं आज भी एक कॉलम लिख के आया हूँ इसी हवाले से कि भाई इसको जो है ना, आप ये ना कहें कि मैंने एक कॉलम लिखा फन्ने खान के नाम से, उसका अनुमान था अभी 4-5 दिन पहले। हम में एक बंदा फन्ने खान बना बैठा है अंदर, हमारे हर बंदे के अंदर, वो उस वजह से वो उसकी सलाह नहीं होने देता। अच्छा, अब जब भी आप किसी की सलाह करते हैं, मैं आजकल देखता हूं, चूंकि मेरे अंदर ना एक चीज आ जाती है, यार ये इसने जो इसको नुमाया कर दिया इस बात को, एक गलत को, अब इससे अगर नुमाया करके ना बताया गया तो जो इसकी गलती की वजह से समझेंगे ये ऐसे ही होता है, वो तो बेचारे रह गए ना काम से। तो उसी तरह हमने उसको करना होता है। तो जब भी मैं करता हूं तो
कुछ तो बड़े सादतमंद होते हैं, कहते हैं सर थैंक यू वेरी मच, आपने मैंने इसको ना ठीक कर दिया। ये इस्लाह का अमल है। बिल्कुल। अच्छा, एक बंदा कहेगा तेरी जरूरत किमें हुई, तो मेरी गलती नो गलती कम है सर, नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किया गया और मैंने जनाब, अच्छा मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता क्योंकि मेरी लुगत में नहीं है, इस्तेमाल करने मेरी सर लुगत में नहीं है। लेकिन आप देखें कि बात कुछ हो रही हो, बात आप कुछ करें, ठीक है ना। या तो मैंने किसी को, जब मैं कहता हूं ना कि मैं किसी की किरदार कुशी कर रहा हूं, फिर वो किरदार कुशी वाल आए। मैं जब कह रहा हूं कि आपका ये लफ्ज गलत है, उसमें वो बंदा मुझे जाती वाला, उसमें आप कैसे कहेंगे कि वो उसको सही कर रहा है। अच्छा सर, इख्तिलाफ राय को ना जातियात पर लाना एक रुझान बनता जा रहा है सर, और बड़ा अफसोसनाक रुझान है। इसका हल कैसे निकाला जाए? ये ना पहले आया सियासत में, हमारी सियासत। आपको देखें, अब से नहीं, अब से नहीं, ये बड़ा कितने साल हो गए, कई दहाइयां हो गई हैं, ठीक है। आज भी लोग कहते हैं कि जी ये लोग जो इस वक्त हैं वो बेनज़ीर भुट्टो के बारे में क्या करते थे, वो कुछ कहते। इस जातियात पर हम आए हैं सियासत में। उसके बाद वहां से जो ट्रेंड निकला है ये आ गया अदब में, ठीक है। अदब में, इधर फ़नून लतीफ़ा की दीगर शाखों में, तालीमी इदारों में, हम जब दलाइल खत्म हो जाए ना आपके, फिर ये बुनियादी बात है। हाँ। जब आपके पास किसी को रद्द करने के लिए दलील नहीं है तो आप उसकी ऐसी तैसी शुरू कर देंगे और वापस शुरू होने लगी, बल्कि शुरू की गई, ठीक है ना। हालांकि लेकिन सर मैं एक चीज बताऊं, सर लोग, आप एक कारी और लोग जो है ना, जो मंजरनामा देख रहे इतने पागल नहीं है। आप ये देखें कि उसी बात पर कितने लोगों ने कहा कि यार ये अहम खाना बात है, बड़ी घटिया बात की है। बिल्कुल, हमने तो कोई जवाब नहीं दिया। बिल्कुल, इसलिए कि लोग शोर रखते हैं, उनको भी अपनी भी अकल होती है कि सवाल गंदम किया गया है, जवाब जौ दे रहा है बंदा, इसका क्या ताल्लुक है इस बात का। तो इस तरह, लेकिन वो है ना, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, हमने तो सच लिखना है। मैं इन चीजों से ना मैं घबराता हूँ। अच्छा सर, मैं सवाल में ये कर लगा था, और मुझे आपकी चीज बड़ी जबरदस्त लगे कि आपने को रद्द नहीं दिया, लेकिन नीचे लोगों ने आके, और बड़े मोतबर लोगों ने आके ना कहा कि आपका रवैया ठीक नहीं है, जिन्होंने भी कमेंट किया। अच्छा सर, अच्छा इस्लाह का जो सिलसिला है जो जारी रखेंगे इस रद्द के बाद भी, या रुक जाओ? हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। ये तो सर, ये जो नगमा आजकल बड़ा खतरनाक है, ये कैसे हो सकता है? नहीं, मेरी बात सुने, मैं ना इस वक्त मेरे ख्याल 45 इयर्स हो गए हैं मुझे इस फील्ड में, इस सहाफत में, अपनी सहाफत में। मैंने ये बाकी कल के बच्चे हैं ये। मैं उस जमाने का हूं कि आप सोच भी नहीं सकते, और जिस तरह का मेरा नाम था, हवाला था, ये पुराने साफी आपको बताएंगे कि कितना मैं दबंग था। मैं फिर आ गया कॉलम निगारी की तरफ, छोड़ दिया मैंने। तो अच्छा, मैंने साफत भी किया, अमली साफत की है मैंने। एक खबरें को पहले मैंने चलाया मुल्तान, और इतना मजबूत चलाया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त ये था कि एक ना बंदे ने मेरे पे करा दिया पर्चा। हालांकि मेरा उसमें कोई नहीं था, वो रिपोर्टर ने खबर दी, उसने करा दिया पर्चा। जब उससे पूछा तुझे क्या हुआ भाई, ये तूने कैसे किया, वो एक जाली पीर था। उसने कहा जी मुझे ना लोगों ने, सहाफियों ने बताया कि बेनज़ीर भुट्टो से मिलना आसान है और नसीम शाहिद से मिलना मुश्किल है। उस जमाने में उनकी हुकूमत थी, तो इसलिए सर मुझसे 50,000 रुपए लेके तो रिट करवा के ना पर्चा करवा दी। वाह 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 वाह, ऐसे। अच्छा, फिर उसने माफी मांगी, फिर उसको बंदे ले आया सफारची, मुझे माफ कर दे, मुझसे बड़ी गलती हुई, मिलने के लिए पर्चे का, है ना। तो ये इस चीजों से नहीं घबराना चाहिए जी। ये तो मेरे लिए भी रहनुमाई होगी सर। इसमें देखो क्या है, मतलब मैं आज यहाँ बैठा हूं ना, और मुझे पता है कि आपको मेरा ख्याल भी जो है ना इसलिए आया कि यार ये इतने बड़े दबंग काम कर रहे हैं, मैं इनसे इंटरव्यू करके लिए बुलाऊं। तो ये अच्छा बजाय इसके कि आप कहें जी उन्हें एक गल कर दी थी तो बंदा तो खत्म हो गया, पागल है। नहीं सर, ख्वाहिश पहले भी थी, लेकिन शिद्दत अब शिद्दत आई है ना, तो हम तो शिद्दत पैदा करने वाले हैं, हम इन चीजों से। सर आप शिद्दत पसंद नहीं है। अच्छा सर, कमिश्नर मुल्तान की जानिब से ना एक बड़े नामी ग्रामी मुअज़्ज़ज़ शायर के घर के बाहर लोहे एजाज की तख्ती नस्ब की गई, उस पर भी आपने कॉलम लिख दिया। अच्छा, उसमें मेरा सवाल सर मुकम्मल करूंगा। कॉलम लिखा तो आपके नज़दीक सर इस लोहे एजाज का जो इक़दाम था, इसमें क्या कमी थी जो आपने बाकायदा अखबार में तनकीदी कॉलम लिखा, सोशल मीडिया पे पोस्ट भी लगा दी? अच्छा मेरी बात सुनाए, वो जो कमर रज़ा शहजाद है ना, वो आज से नहीं, मेरा तकरीबन 40 साल से दोस्त है। बड़ा शानदार है सर इंसान, दोस्त है मेरा।
लेकिन बात यह है कि जब आप कोई उसूल तय करते हैं ना, तो फिर आप या तो दोस्तियां निभाते रहें या फिर असूल को जिंदा रखें। वाह 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 वाह। तो मैंने इसलिए वो लिखा था कि भाई एक हरफ इनकार जो है ना, वो कमर शहजाद की तरफ से आना चाहिए। उसका कद इतना बढ़ जाता, जो पहले से कद है उससे कई गुना बढ़ जाता, कि जनाब मुझे आप पेशकश कर रहे हैं, लेकिन मेरे से सीनियर बैठे हैं, आप पहले उनकी लगा दें, फिर मेरी लगा दें, कोई मसला नहीं है, मैं कहां जा रहा हूं शहर से। तो उस वजह से मैंने लिखा कि जब 10 ऐसे सीनियर अदीब शायर बैठे हैं जो उससे 20-20 साल बड़े हैं और जिनका बड़ा काम है, बिल्कुल ऐसे आपने नाम ले, आपने बकायदा नाम हाँ, की। आप अगर इसको करके दोबारा उधर जाते हैं ना, तो ये एहसास होता है कि शायद वो कोई कमतर थे और ये जो आ गया नौजवान ये बढ़ता है। सर एक दोस्त के होते हुए आपने इतनी बड़ी बात नहीं, मैं देखो दोस्ती अब भी है, दोस्ती रहेगी, लेकिन उसका क्या फायदा हुआ? आपको देखें कितना फायदा हुआ कि उस बात को तस्लीम किया गया, उस बात को कमिश्नर साहब की तरफ से भी तस्लीम किया गया, उसकी उन्होंने वजाहत भी की कि ऐसा हमने क्यों किया, ठीक है। और उसके बाद अब जो लग रहे हैं, जितने भी लगेंगे लोहेजाद, सवाल ही पैदा नहीं होता कि सन्याटे से हट के लगाए, कोई सन्याटे से हट के लगाए। वाह वाह। तो कोई बात हो गई ना, बिल्कुल। वरना आगे चलता उसी तरह मामला, मैं कोई सिफारिश डाल देता, कोई और सिफारिश डाल देता, मनु ला दो, लगाने से क्या होता था? भाई आप असातिज़ा की इज्जत कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हमारे उसमें कोई कमी नहीं आएगी अगर असातिज़ा की पहले लग जाएगी इज्जत, ठीक है। मैं तो पहले ही ऐलान कर चुका था, और अब मैं कई दफा मैंने उनसे बात भी कमिश्नर, मैं कहा मेरे बारे में कभी ना सोचना भी ना जी, कभी सोचना भी ना कि मेरे उत्ते लगनी है। मैं क्या मुतालबा करांगे तुसी पावे ना नहीं, मैं क्या मेरे घर दे के तुसी आके देखो एडा बड़ा नसीम शायद लिखा हुआ है। बल्कि मैं कमिश्नर साहब ने इन्हां दी मौजूदगी च मैं कह रहा सर जी नहीं बिल्कुल सन्याटी दा जदों ही नंबर आवे ना सर दा ते तुसी लानी है, लाजमी लानी। मैं भी तुहाडी मौजूदगी च उन्हां नूं कह रहा है कि जनाब आमिर करीम साहब ये नहीं करना। अच्छा सर तुसी गल कीती ना सन्याटी दी, हाँ शफाफत वास्ते सन्याटी बड़ी जरूरी है। हाँ। किस तरह लाई जा सकती है, किस तरह लाई जा सकती है? कोई कमेटी बने, यानी कि आप मेरी बात को समझ, मेरी बात समझे ना, मेरी एक बात जरा गौर से सुने शिराजी साहब। ऑलरेडी एक सीनियरिटी की लिस्ट बनी हुई थी, मौजूद थी, पहले मौजूद थी, उसको नजरअंदाज किया गया, उसको अंदाज किया गया। फिर तो सर ज्यादा उसमें से मतलब 15वें 16वें नंबर से एक बंदा उठाया गया। क्यों उठाया गया सर? वो फिर मैं बात करूंगा तो फिर सर आपने कहा था कि मैं सोच के आया था, मैं वैसी सारी बातें करूंगा। वो हुआ ये कि जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है ना, हामिद सिंधु साहब, ये दोस्त हैं कमर शहजाद के, क्योंकि ये उधर भी रहे खानेवाल में भी। तो इन्होंने कहा कि पता नहीं किस वक्त सरकारी अफसरों मेरी ट्रांसफर हो जाए, तो रिक्वेस्ट की कमिश्नर साहब से, जो उन्होंने मुझे बताया। नीयत में दुरुस्ती थी उनकी, नीयत ठीक थी, नीयत ठीक थी कि मैं चला ना जाऊं तो मेरे होते होते लगे। यहां मैं यही कह रहा हूं कि हरफ इनकार आना चाहिए था कमर शहजाद की तरफ से। उन्होंने तो नेक नीयत से रद्दमल आया बतौर दोस्त आपके पास? किसके पास? कमर शहजाद साहब की जानिब से रद्दमल आया बतौर दोस्त कि जी इनकार नहीं कर सका, या आपने उनको कहा यार तो इनकार कर दे यार, इनकार कर देना चाहिए था? कोई ऐसा राब्ता नहीं हुआ, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अलबत्ता हम जफियां शफियां डाल लेते हैं एक दूसरे से, लेकिन जफियां शफियां सर चलने चाहिए, वो नहीं रुकने चाहिए, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए ये बात हो गई है ना, अब ये बात क्लियर हो गई भाई। ये सिलसिला अगर चलेगा तो ये सिलसिला मेरिट पर ही चलेगा, सीनियरिटी पर ही चलेगा, खत्म। अच्छा सर, टी हाउस मुल्तान हाँ जी अदबी सरगर्मियों के यानी कि समझे के फरोग के लिए बनाया गया था, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाई गई, बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया, लेकिन उस पर ना वक्तन फक्तन सर एतराज़ात बड़े आते रहते हैं। मैंने यहाँ पर अपने मेहमान का इंटरव्यू किया था और वो बड़ा वायरल हुआ इंटरव्यू, उनका वो टुकड़ा जो इंटरव्यू का, कि जी टी हाउस ना डेटिंग पॉइंट बन चुका है। इसके अलावा और भी एतराज़ात सामने आते हैं, आप क्या कहते हैं? अच्छा बात यह है कि मैं जो हूँ ना, जब ये टी हाउस बन गया ना, तो उस वक्त जाहिद सलीम गोंदल थे। जी बिल्कुल। तो मुझे कुछ दोस्तों ने कहा कि हमें रुकनीत नहीं दी जा रही, तो मैंने एक कॉलम लिखा, जैसे कि मेरा अंदाज है, मैंने कॉलम लिख दिया, और कॉलम था बड़ा सख्त। अच्छा। वो था गोंदल साहब के खिलाफ।
जाहिर सलीम यानी कि डीसी के खिलाफ कलम डीसी के खिलाफ तो उसकी रियायत नहीं की थी किसी ने? नहीं। अच्छा, उनका सुबह सुबह मुझे फोन आ गया गोंदल साहब का। हाँ, आप किधर हैं? मैं क्या, मैं कॉलेज में बैठा हूँ, मैं थोड़े को आ रहा हूँ। वो आगे मेरे पास, उन्होंने कहा थोड़े एक एक लफ्ज तो मैंने लग रहा है कि तुसी जहर भरया हुआ मेरे खिलाफ। मैं क्या थोड़े खिलाफ नहीं भरया होया, लेकिन जड़ी है लोगों की वो आवाज है ना, मैं ओनू लै रहा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं ना आपको आज सिक्योरिटी कमेटी का चेयरमैन बनाने आया हूँ। गोंदल साहब कहते हैं? हाँ, इस बात के बावजूद? हाँ जी, टी हाउस। फिर उन्होंने बना दिया मुझे। फिर मैंने अगले दिन मैंने इजलास रखा टी हाउस में, जिसमें खालिद मसूद, सज्जाद जहानिया, रजुद्दीन रजी ये रुकन थे। मैंने उस दिन शिराजी साहब जितनी दरखास्तें मौजूद थी सबको रुकनी दे दी। सबको दे दी? हाँ, मैंने कहा ले आए भाई, ले आए। रुकनीयत का क्या है, यानी कि तरीकाकार क्या है रुकनीयत? रुकनीयत का यही तरीकाकार है कि आप जाएं वहां, फार्म लें, फार्म लेके उसको फिल करें और कोई फीस है वो भर दें, आपकी रुकनीयत हो जाती है। तो क्यों नहीं दी जाती उस वक्त? ये बड़ी इन्होंने शरायत लगा दी कि ये बंदा जो है ना, इसकी इतनी किताबें होनी चाहिए, ये बंदा बहुत बड़ा राइटर होना चाहिए। हमने कहा भाई सर हमारे जैसा बंदा उसमें कभी ना बन सके। जो अदब से शगफ रखता है, जो जिसका ताल्लुक है, जो आना चाहता है, आप उसको दें। ठीक हो तो गया। जितनी दरखास्तें आई हुई थी वो सबको दे दी। तो जहां तक आप टी हाउस की बात कर रहे हैं, ये आपका बिल्कुल सही मौकफ है कि टी हाउस वो नहीं है जिसका ख्वाब देखा गया था। ये आप ये मुलाहिजा फरमाएं कि इस वक्त कोटद्दू में और लिया में डीसीओ ने 2 टी हाउस का, छोटे शहरों में, छोटे शहर, अगर उनकी आप सरगर्मियां देखें, वो टी हाउस पूरे शहर की जान बन गए हैं। अच्छा। और यहां सारे दिन वीराना होता है, या इसमें वो आते हैं, ये जो सेल्समैन होते हैं या यानी मेडिकल रैप होते हैं या इस किस्म के। ओ भाई, आप इसको सबसे पहले तो मैंने कमिश्नर साहब से जाती तौर पे मुतालबा किया, आज मैं एक फोरम पे कर रहा हूं, सबसे पहले इसकी जनरल बॉडी का इजलास बुलाया जाए, जिसमें तमाम अरकान जो 500, 600, 700, 800 है, उनका इजलास बुलाया जाए। आपके पास 7-8 करोड़ रुपए पड़े हैं, उनके लिए एक अच्छा फंक्शन कराएं आप। 7-8 करोड़ रुपए? हाँ जी, फंड में पड़े हैं टी हाउस के। टी हाउस के हुकूमतों ने दिया ना। अच्छा, उसके बाद जो है आप फंक्शन, अच्छा उसके बाद आप एक बॉडी बनाएं, नुमाइंदा बॉडी। अब क्या कि एक बंदा जो है वो कहता भी फिरता है, वो बंदा, माफ कीजिए, ये मेरा हैगा, मैं देख लूंगा कौन कोई सरकारी बिल्डिंग है, ये कौन की? यार ये किसी की नहीं है भाई, ये कौन कह सकता मेरा? हाँ बिल्कुल, बात नहीं समझे। तो इसलिए हमारा हमेशा से मुतालबा रहा है, जाती हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, ना हमने कोई उहदेदार बनना है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब देखें कई, वो साबर अंसारी है, उसने मुझे 2-3 दफा मेरी तस्वीर उतार दी। भाई आप कौन होते तस्वीरें उतारने वाले? जो आपके खिलाफ बोले अब उसकी तस्वीर उतार दे। अच्छा, तस्वीर जो उतर जाएगी वो बंदा फारिग हो जाएगा दुनिया से। उधर तस्वीर लगी हुई है तो वो जिंदा है, तस्वीर उतर गई है टी हाउस से तो बंदा फारिग हो गया। और ये क्या कर रहे हैं? इसको मैं कमिश्नर साहब से मैं एक दफा फिर फोरम पर मैं गुजारिश कर रहा हूं। मैं आपसे कई बार ये कह भी चुका हूं कि इसके मामलात की तरफ आप तवज्जो दें जनाब आमिर करीम साहब। आप इसका जनरल बॉडी का इजलास बुलाएं और आप इसका 9 साल का ऑडिट करवाएं, इसका माली। ये बहुत बड़ा मुतालबा कर रहे हैं। हाँ जी, आप ऑडिट करवाएं। सरकार का पैसा है, कहां खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, सूद कितना आ रहा है, मुनाफा कितना आ रहा है, उसका जो पैसा बैंकों में पड़ा है, आप कोई शीट तो लाएं सामने। ठीक है, ये 2 मुतालबे जो हैं ये पहले सबसे किए जाएं और नुमाइंदा बॉडी हर साल उसका इलेक्शन कराए। आप पाक टी हाउस लाहौर को देखें, अब ये 2 टी हाउस बने, इनका भी यही है कि हर साल इलेक्शन होगा और बॉडी आएगी और बेहतरीन निजाम चल रहा है। तो इधर क्यों नहीं? इधर क्यों? जबकि ये डिवीजनल सदर मुकाम है और यानी पर्पस के तहत इसको बिल्ड किया गया है। इसको इतनी बड़ी जमीन दी गई है जो तकरीबन अरबों रुपए की जमीन है। इस वक्त आप कितने फायदा ले रहे हैं अदीब शायर जो हैं, आप देखें, और फिर आप इसको कमर्शियल बुनियादों पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सर रेस्टोरेंट बना रहा है। ठीक है, रेस्टोरेंट बना रहा है, रेस्टोरेंट बना दिया है। आप उसकी चाय के रेट आप देख लें। सर मैं आपको बात बताऊं, हाँ, ये लिटरेरी फेस्टिवल हुआ, हाँ, हम 5 दोस्त गए सर, तो चाय पी हमने, 5 चाय ली। आप यकीन करेंगे सर, उसने 5 चाय 3 बिस्किट के पैकेट थे सर। उसने, यानी एक टी हाउस की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल चाय होती है ना सर, हाँ, उसने 700 रुपये बिल लिया हमारे। अंदाजा करें।
100 रुपए की चाय, 60 रुपए का बिस्किट का पैकेट, जो कि बाजार से मिलता है 40 रुपए का, 50 से 60 रुपए का। ये कोई यानी मोटरवे का पॉइंट बन गया जो चीजें महंगी बिकनी है। और भाई यहाँ तो सब्सिडाइज चीजें मिलनी चाहिए ना। अदीब शहरों के पास मेंबर्स को मिलती हैं, वो कहते हैं मेंबर्स को मिलती है सब्सिडाइज चीजें। और मेंबर को कितनी मिलती है बताएं ना, कितनी मिली मेंबर को, और मेंबर आते कितने हैं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा असासा है ये टी हाउस जो है मुल्तान का, क्योंकि जो भी बाहर से आता है इतनी बड़ी इसकी पार्किंग, इसके बड़े इसके हाल चाल देख के इस पे करोड़ों रुपए लगे। अच्छा सर, अदबी बैठक है मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में, हाँ, उसके भी ऐसे कई, अब मुझे 4-5 दोस्त मिले, नौजवान शायर है, वो कहता है यार हम चक्कर लगा लगा थक चुके, हमें अदबी बैठक नहीं मिलती, कुछ मखसूस लोगों को बार बार दे दी जाती है, हमें नहीं मिलती। तकरीबात के लिए नहीं, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और सलीम कैसर जो है वो मेरा शागिर्द है, मेरा बाकायदा कॉलेज में शागिर्द रहा है, और ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक खास ग्रुपों को हम 2-3 को देते हैं तो अदब का फरोग कैसे मुमकिन होगा। नई तंजीमों को आना चाहिए, नए लोगों को आना चाहिए, उनको मौके मिलने चाहिए। तो मैं सलीम कैसर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस शिकायत पर आप जरा गौर करें, ठीक हो, और आइंदा जो नौजवान आपके पास खासतौर पर आते हैं ना, नौजवान, क्योंकि नौजवान है ना शिराजी साहब, वो हमारा मुस्तकबिल है, वो किसी भी शोबे के हैं। बिल्कुल ऐसे। अगर नौजवान अदब की तरफ आ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। इस जमाने में, डिजिटलाइजेशन के दौर में, जब हर चीज जो है ना इधर उधर हो गई है, अगर लफ्जों के साथ जुड़ना चाहते हैं अदीब और नौजवान, उनको तो सत सलाम होना चाहिए। सर वैसे कुछ नौजवान शोरा आप देखते हैं मुल्तान में जो यानी कि अच्छी शायरी कर रहे हैं? मैं मतलब मुबश्शिर सईद का आपने जिक्र किया था, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त भी है, बहुत अच्छी शायरी की उसने, जबरदस्त। और भी जो नौजवान शायर आ रहे हैं ना, उनमें लेकिन उनको ना प्लेटफॉर्म दें आप। वो उसी की बात करना सर, आप प्लेटफॉर्म नहीं दे, प्लेटफॉर्म नहीं, वो बेचारा किसी 6 बंदों में आपस में दोस्त बैठ के सुना रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं आप दे रहे हैं, सिफारिश चल रही है, ग्रुप बंदी चल रही है। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसकी भी पकड़ है शिराजी साहब, ऐसे ही। अगर आप किसी का हक मार रहे हैं, किसी का रास्ता रोक रहे हैं, इसकी भी पकड़ है, इसकी भी पकड़। ना करें ऐसा, आने दे सबको, ठीक है। मैं चूंकि अल्लाह के फजल करम से उस्ताद रहा हूं, उस्ताद का काम जो होता है ना आगे लाना होता है, आगे लाना। हमने जो भी हमें मौका मिला, सहाफत में आप देखें, अदब में देखें, जहां जहां भी हमारा कोई बंदा हमारे साथ आया, हमने उसको आगे गाड़ी पे चढ़ा दिया। क्या शानदार सोच है सर, ये बड़ा जरूरी है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम सीनियर बाबे रह गए हैं ना, इनको खुदा खौफी करनी चाहिए। इनको कहना चाहिए, ओ यार आओ, आगे आओ, मैं ही सदारत करा, मैनू भी मान खसूसी बनाओ, मैं ही अगे रहा। ये अदब तो खत्म। ये आज मुल्तान का नहीं है, ये इस्लामाबाद को देख लें, लाहौर को देख लें, हर जगह ग्रुप बंदी, हर जगह यानी सीनियर जो है वो। मुल्तान इतना बड़ा शहर तो नहीं है, यहाँ पे ग्रुप बंदी, मोनोपोली समझ से बाहर है। सर मुल्तान बहुत बड़ा शहर है, अदब के हिसाब से इसका बड़ा नाम है, इसकी बड़ी तारीख है। ये कई यानी बड़े शहरों से भी आगे का अदब यहाँ तक लीक हुआ है, ये ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ, बहुत सारी तंजीमें हैं, बहुत सारे अदब के फरोग देने वाले हैं, उनको रास्ता दें। ठीक हो गया सर, ठीक है सर। कुछ कलाम आए और आप ऐसे तो नहीं जाने देंगे ना, कुछ कलाम इनायत करें? कलाम तो मैं इनायत कर देता हूँ, लेकिन आपने जो है ना बातें मुझसे जो है ना काफ़ी सारी ऐसी करवा ली हैं कि अल्लाह खैर करे। नहीं सर, आप खुद कमिटमेंट करके आए थे अपने साथ कि भाई मैं शिराज वैसी के साथ सारी बातें ना जो पूछेगा मैं ठीक ठीक करूंगा। आप खुद रास्ते में ना हल्फी अपने साथ करके आए थे ना कमिटमेंट? नहीं मैंने तो की है ना। मैं तो बाबा वो टुकड़ा मेरे पास अमानत है सर, मैं चला दूंगा। नहीं वो चलाना है, उसको चलाना है। तो ये जो है ना, ये बड़ा जरूरी है। ठीक हो गया कि आप सर सच बोलें, सच बोलेंगे तो सच पे मबनी बात होनी चाहिए और सच पे मबनी प्रोग्राम्स होने चाहिए। सर सच बोलेंगे तो काम चलेगा। और मैंने अपने प्रोग्राम का फॉर्मेट ही ये रखा है कि भाई मैं देखें, ये आप जो है ना बहुत एक अच्छा ट्रेंड सेटर प्रोग्राम कर रहे हैं सर, बहुत शुक्रिया। जिसमें जो है ना वरना लोग जो है ना मसलत का शिकार हो जाते हैं, कहते हैं 4 बंदे मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, ये आपने इसको नहीं रखा हुआ। और फिर हम जैसे बंदे भी आ जाते हैं आपके पास जो पहले इस नजरिए के कायल हैं। ठीक है कि कुछ कह जाओ। ये गजल जो है ना, इसके चंद शेर हैं। रात की दहलीज पर आंखों की तन्हाई ना पूछ, वाह वाह। रात की दहलीज पर आंखों की तन्हाई ना पूछ,
रास्ते की धूल जख्मे दिल की गहराई न पूछ। वाह 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 वाह, क्या गहराई है। रात की दहलीज पर आंखों की तन्हाई न पूछ, रास्ते की धूल जख्मे दिल की गहराई न पूछ। मैं उजालों की तलब में दूर तक बढ़ता गया, वाह वाह, मैं उजालों की तलब में दूर तक बढ़ता गया। किस कदर अपने अंधेरों की थी याद आई न पूछ। आहा हा, वाह वाह। और सोच के सारे करीने भाप बनकर उड़ गए, सोच के सारे करीने भाप बनकर उड़ गए। नफरतों के शहर में चाहत की रुसवाई न पूछ। वाह 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 वाह। और रंग सारी वहशतों के सामने रक्सा रहे, सामने रंग सारी वहशतों के सामने रक्सा रहे। मेरी वहशत वहशतों में कैसे घबराई ना पूछ। आहा हा, वाह वाह। और ये जो आखिरी शेर है ना, जी जी, ये है मेरा नस्मुलैन। वाह वाह। मैं मोहब्बत की जुबान में बात करता हूँ नसीम, मैं मोहब्बत की जुबान में मैं मोहब्बत की जुबान में बात करता हूँ नसीम। दोस्तों की महफिलों में मेरी पसपाई न पूछ। वाह वाह सर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाकई। रात की दहलीज पर आंखों की तन्हाई न पूछ, रास्ते की धूल जख्मे दिल की गहराई न पूछ। सर बहुत शुक्रिया। नाजरीन, यकीन करें कि प्रोग्राम का वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आप भी चाहते होंगे कि ये सिलसिला रुके ना और जारी रहे। लेकिन आपसे मैं प्रॉमिस करता हूँ, सर नसीम शाह साहब को मैं मना लूँगा कि नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में इन्हें दोबारा बुलाएंगे और जो आज सवालात हमारे रह चुके हैं दोबारा अगले प्रोग्राम पूछेंगे। लेकिन एक मुझे बड़ा शानदार चीज़ और मुझे ना बड़ी एक से खुशी हुई, खुशगवार कैफियत में हूँ और मैं रहूँगा काफ़ी देर तक कि सर नसीम शाही साहब ने, मैं जिन सवालात करने से घबरा रहा था, मुझे खुद माइल किया उन सवालात को करने पे। नाजरीन, अगले प्रोग्राम के नए मेहमान के साथ हाजिर होऊंगा। शिराज वैसी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।